अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। टुडे आई एम स्टार्टिंग बल्कि ये तो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस समथिंग अबाउट दिस चैप्टर इन द प्रीवियस क्लास। तो हम आज इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में हमने जो लास्ट क्लास में समझा था वो यही था कि प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में, हर बिजनेसमैन के लिए जो है वो एक रिस्क जो होता है वो बेयर करना पड़ता है उसमें। ठीक है, रिस्क जो होता है वो हम इसलिए लेते हैं ताकि हम हायर रिटर्न की तरफ मूव कर सकें। तो एक इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा याद रखें कि वो रिस्क इसी बेसिस पे ले रहा होता है कि उसको ये जो है आइडिया होता है कि अगर मैं आज हायर रिस्क ले रहा हूँ तो मे बी आई विल गेट हायर रिटर्न इन द फ्यूचर। ठीक है, तो हमने कहा जो प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी रिस्क होता है, डिफरेंट उसके टेक्निक्स होती हैं रिस्क मेजरमेंट की, और उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप बताते हो कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितना ज़्यादा फीजिबल है और ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, चाहे आप दो प्रोजेक्ट्स का आपस में कंपैरिजन कर लो या आप जो है एक ही प्रोजेक्ट के बेसिस पे अपना रिस्क जो है जो आपने एक्सपेक्ट किया है उसकी कैलकुलेशन कर लो कि अगर इतना रिस्क होगा तो आई कैन बेयर अप, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आई विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड द अनदर प्रोजेक्ट। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास तक हमने सेंसिटिविटी रिस्क एनालिसिस की कैलकुलेशन कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो टेबल में आपके पास जिस तरह से गिवन है आपके पास क्वेश्चन उसी तरह गिवन आए। आपके पास आगे पीछे करके वैल्यूज़ और वेरिएबल्स गिवन होते हैं। आपका ये काम होता है कि यू शुड नो कि कौन सी चीज़ किस प्रोडक्ट से माइनस हो रही है, कहाँ कोई चीज़ ऐड हो रही है और फाइनल आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस भी हमने कर लिया था। लेट्स स्टार्ट टुडे scenario analysis. Scenario analysis basically what is a process of analyzing decision by considering alternate possible outcome. Scenario analysis basically एक ऐसा इस तरह का प्रोसेस होता है कि जिसमें आप एनालिसिंग डिसीजन करते हो। आपको ये लगता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करूंगी तो मुझे हायर रिटर्न नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। अगर मैं इसके अल्टरनेट की तरफ मूव करूंगी तो वो मुझे बेस्ट पॉसिबल आउटकम, बेस्ट पॉसिबल रिटर्न करके दे सकता है। तो आपके पास आपने क्या किया, पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया अपने प्रोजेक्ट का। आपने जो है वो आपने अपने प्रोजेक्ट की जो इनिशिएट लिया था उसका पूरा का पूरा जो एक होता है ना बैकग्राउंड, और जो आप करना चाह रहे थे उस चीज़ से आप बिल्कुल हट के दूसरे की तरफ मूव कर गए, क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरा जो फर्स्ट डिसीजन था इट वाज रॉन्ग एंड देन इन द सेकंड डिसीजन इट विल बी इंशाल्लाह गिव सम प्रॉफिट और बेनिफिट टू अस। तो सिनेरियो एनालिसिस के लिए जो आपको ज़रूरी होता है वो आपके पास तीन एनालिसिस होते हैं, तीन सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस होते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपका होता है पेसिमिस्टिक सिनेरियो। पेसिमिस्टिक सिनेरियो बेसिकली क्या होती है, टेंडिंग टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द थिंग। आप हमेशा अच्छा अच्छा नहीं देखते कोई भी प्रोजेक्ट करते हुए या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हुए, हमेशा अच्छा नहीं सोचते कि ये चीज़ें होंगी और मुझे आगे जाके बस प्रॉफिट उठाना है। नहीं, you have to see the wrong thing, you have to see the worst aspects of your project, of your investment, then you have to take the decision. आपने हर प्रोजेक्ट के अच्छे और बुरे यानी बेनिफिट और कॉस्ट दोनों चीज़ें मेजरमेंट करनी होती हैं। वंस यू मेजर एंड देन यू सो कि आपके पास जो कॉस्ट है, आपके जो प्रोजेक्ट है जो जिसका आप इनिशिएट लेने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट में आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और आपका बेनिफिट कम। इस केस के लिए आप किसी जो है वो सीनियर से या जो आपके पास जो एक्सपेक्टर्स होते हैं, फोरकास्टर होते हैं, उनसे जाके आप जो है फोरकास्टिंग करवा सकते हैं कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट ना करूँ, मैं कोई और प्रोजेक्ट की तरफ मूव करूँ तो वो मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और क्या वो मेरी फिजिबिलिटी में है या नहीं, यानी मेरी पहुँच में है या नहीं। तो पेसिमिस्टिक सिनेरियो आपने जब देखा और आपने देखा कि वर्स्ट एस्पेक्ट्स आपके ज़्यादा हैं, तो आपने क्या किया, आप अल्टरनेट की तरफ मूव कर गए एंड दैट इज कॉल्ड सिनेरियो एनालिसिस। देन उसके बाद आपने एक्सपेक्टेड सिनेरियो अपना बनाया है कि ठीक है, वर्स्ट सिचुएशन तो मैंने देख लिया और मैंने देख लिया कि फर्स्ट मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट ज़्यादा बेयर अप करनी पड़ी है, मेरा जो रिटर्न है वो लेस आ रहा है, तो आई हैव टू मूव टूवर्ड द अल्टरनेट पॉसिबल। और उस अल्टरनेट पॉसिबल में आपने क्या किया, एक्सपेक्टेड सिनेरियो, यानी आपने एक्सपेक्टेशन लगा दी कि बेसिकली आपको इन फ्यूचर कितना आपको प्रॉफिट यहाँ पर से हो सकता है। ठीक है, यानी सेकंड जब आप प्रोजेक्ट की तरफ गए
तो वो सेकंड प्रोजेक्ट आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी दे सकता है। एंड देन ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो के बाद आप पूरी फुली तौर पे जो है वो होपफुल रहे और कॉन्फिडेंट रहे अबाउट द फ्यूचर कि जो आपने सेकंड प्रोजेक्ट अपना चूज किया है इट विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट आउटकम देन द फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन में जब आपने कैलकुलेशन की थी यू हैव सीन कि आपके पास जो है वो वर्स्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा थी और आपका रिटर्न जो सिचुएशन थी वो बहुत कम थी। In that particular case, you move toward the alternate possible outcome, and then you are expecting from them कि आपको उसकी एक्सपेक्टेशन आपको बता रही है कि बेसिकली आपको क्या इन फ्यूचर मिलने वाला है, और ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट करेगा आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग कि बेसिकली आपने जो अल्टरनेट चूज किया है वो आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम देगा। तो बेसिकली ये सिनेरियो एनालिसिस होते हैं कि आप ये तमाम तीनों सिनेरियोज को रखते हुए अगर आपको लगता है कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके सेकंड प्रोजेक्ट से वर्स है तो यू हैव टू फॉरगोन द फर्स्ट वन एंड यू हैव टू चूज द सेकंड वन। दैट इज योर सिनेरियो एनालिसिस। यस, दिस इज द ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में आप ये कहते हो कि रिटर्न आपका कितना होता है, 0% होता है, आपका कोई रिटर्न नहीं होता, आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू आप जनरेट करोगे, डेफिनेटली जनरेट करोगे, लेकिन आपका रिटर्न यानी आपका प्रॉफिट 0% होगा। Now talk about the revenue, the difference between the revenue and the profit. Revenue is something कि आपकी लेट सपोज एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज हम पेन की एग्जांपल लेते हैं। पेन के प्रोडक्शन के दौरान एक पेन की जो कॉस्ट आ रही थी मेरे पास वो 10 रुपीज़ थी, ठीक है, और मैंने उसको पेन को सेल आउट किया कितने में, 20 रुपीज़ में। तो मेरा रेवेन्यू कितना आया, 20 रुपीज़। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो रेवेन्यू से माइनस होता है कॉस्ट, तो आई विल सी कि मेरे पास जो प्रॉफिट आया है वो कितना है, 10 रुपीज़ का, क्योंकि 20 रुपीज़ रेवेन्यू था, उसमें से लेस कर दिया मैंने कॉस्ट 10 रुपीज़, तो रिमेनिंग इज 10, दैट इज प्रॉफिट। अगर ये पॉजिटिव में तो प्रॉफिट, अगर नेगेटिव में तो आपका लॉस है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में आप याद रखें, प्रॉफिट हो, रिटर्न हो या यील्ड हो, वो आपका क्या होता है, 0% रहता है। यानी आप रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे होते हो, लेकिन वो रेवेन्यू की जो वैल्यू होती है, अमाउंट होती है, वो जस्ट इक्वल टू योर कॉस्ट होती है। क्या आपकी मैंने प्रशांत चंद्रा की बुक से ही सारी कैलकुलेशंस ली हैं, और ये तमाम की तमाम कैलकुलेशंस जो है वो उसमें अवेलेबल है, इसलिए ली हैं ताकि जब आप बुक ओपन करें तो आपको ज़्यादा मसले मसाइल ना हो, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप उस चीज़ को एक भी आप देख लेंगे एक दफ़ा भी, तो आप इजीली उस चीज़ को गेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है सेल्स, सेल्स मैंने लिया है 9, ये मिलियन से, यानी ये 9 मिलियन से। वेरिएबल कॉस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। नाउ अगेन मैं बता देती हूँ दोबारा से कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो ओवर द टाइम आपके पास चेंज हो रही होती है, ठीक है, वेरी कर रही होती है। लाइक मैं अगर लेबर की एग्जांपल लूँ तो मैंने कहा कि जो है अगर मेरे पास 10 लेबर हैं तो, और अगर मैंने लेट सपोज मुझे ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है तो मैंने ज़्यादा लेबर रखी है। कि अगर मैं मेरी जो कंपनी है वो स्वेटर कंपनी है, ठीक है, स्वेटर फर्म है, स्वेटर वो बनाते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, जब सर्दियाँ आती हैं तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी प्रोडक्शन की, तो मैंने ज़्यादा लेबर हायर कर ली ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। और जब गर्मियाँ आना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है स्वेटर की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, तो मैं उन तमाम लेबर्स को जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं उनको फायर करना शुरू कर दूंगी, निकाल दूंगी। तो ये क्या हो रहा है, चेंजेस आ रही है मेरी कॉस्ट में, मेरी कॉस्ट कभी बढ़ रही है, मेरी कॉस्ट कभी कम हो रही है, कभी मेरी कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रह रही। तो ये होती है वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज होती रहती है विद द चेंज ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आप आउटपुट प्रोड्यूस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती चली जाएगी। देन हम फिक्स कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती। यानी अगर आपका 11 मंथ्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है आपके जो भी लैंड ओनर है जिससे आपने रेंट पर लिया हुआ है लैंड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका 11 मंथ्स तक कि भाई 11 मंथ्स तक जो है आपने 10,000 ही रुपीज़ जो है वो लैंड की पेमेंट करनी है। तो आपने क्या किया, आपने जो है वो फिक्स्ड है, वो आपकी चेंज 11 मंथ्स तक नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हर माह जो है वो हर दिन जो है वो उसकी कॉस्ट जो है चेंज हो रही है, नहीं, वो फिक्स्ड है, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन अलाउंस या डेप्रिसिएशन जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि हमने कहा कि आपकी कैपिटल की वैल्यू ओवर द टाइम रिड्यूस हो रही होती है, एक्सेप्ट लैंड।
ठीक है। तो हमने कहा कि कुछ अमाउंट हम जो है वो जितनी उसकी वैल्यू गिरती चली जा रही है वो अमाउंट अब साइड बाय साइड अपने पास रखते चले जाएं कि जब उस जिस साल वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो हम उसी साल जो है वो उस चीज़ को परचेज इजीली कर सकें। तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉस्ट इट हैज़ टू बेयर बाय एनी बिजनेस इन द प्रोजेक्ट और वी कैन से इन एनी इन्वेस्टमेंट। सेल्स उसकी 9 मिलियन हुई थी, वेरिएबल कॉस्ट उसने फेस किए 6 मिलियन, फिक्स कॉस्ट उसकी 1 मिलियन हुई और डेप्रिसिएशन कॉस्ट उसकी 2 है। देन आप देख सकते हैं कि सेल में से जब आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया 6 को, तो यू हैव रिमेनिंग 3 मिलियन। उसमें से 1 मिलियन आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, तो यू हैव रिमेनिंग 2 मिलियन। एंड वंस यू माइनस विथ डेप्रिसिएशन 2 मिलियन, देन यू विल सी कि आपके पास 0 रुपीज प्रॉफिट आया। अभी आपने कोई टैक्सेस की पेमेंट्स नहीं की। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपकी जितनी सेल्स, जितना रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ था, आपकी कॉस्ट भी उतनी ही बेयर अप हो चुकी है, आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं बचा है। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया था, उस रेवेन्यू को आपने अगेन कन्वर्ट कर दिया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो चला गया आपकी अगेन वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में और डेप्रिसिएशन में। देन यू डोंट हैव रिमेनिंग मनी एट एनी प्रोपोर्शन। तो आपने क्या किया, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें आपको ये कहते हो आप कि आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा, योर प्रॉफिट बिकम्स जीरो। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। Taylor model. It is a very important part, or we can say very important role is played by Taylor model. ये जो है बेसिकली हमने जो अभी लास्ट उसमें बताया था आपको, टेलर मॉडल क्या होता है, बेसिकली आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मेजरमेंट्स होता है, स्टैंडर्ड एरर को मेजर करता है आपके, और ये बताता है कि बेसिकली आपका जो भी वैल्यूज आ रही हैं, क्या वो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्या वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर वो हाई है तो इसका मतलब है एरर हाई है आपका, और आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें इनकन्सिस्टेंसी है। और अगर आपके पास लो आ रही है तो इट मीन्स आपका प्रोजेक्ट जो है वो इनकन्सिस्टेंट ज़्यादा है, इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट हमें अवेल करना चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास ये दिया हुआ है नेट कैश फ्लोज ईयर 1 का, और इसकी प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है कि कैश फ्लो पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इनफ्लो होगा 3000 और इसके आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.3। देन 5000, इसके आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.4 यानी 40%। और 7000 आपके पास दिया हुआ है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 30% यानी 0.3। देन ईयर 2 में आपके पास जो नेट कैश फ्लो आएगा वो 2000 और इसके आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है, 0.2। 4000, उसके आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है, 0.6। देन उसके बाद 6000 है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है, 0.2 यानी 20%। ठीक है। उसके बाद आपके ईयर 3 दिया हुआ है आपको, जिसमें आप ये कहते हो कि नेट कैश फ्लो आपके पास गिवन है फर्स्ट ईयर, मतलब थर्ड ईयर के फर्स्ट वैल्यू में 3000, उसके आने की प्रोबेबिलिटी यानी कैश फ्लो आने की, इनफ्लो होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.3। देन 5000 के आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.4 और 7000 आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 3% यानी 30%, सॉरी नॉट 3%। ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया। अब देन आपने क्या करना है, आपके पास इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 12%। ठीक है। जो एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसका जो फॉर्मूला होगा आपके पास समीशन ए बार डिवाइडेड बाय 1 + RT। ठीक है। हम यहाँ पर वो ए लेंगे, उन एज को लेंगे जिनकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं वो ज्यादा है। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट ईयर में जो आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो है 5000 की, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 40%। बाकी सबकी 30-30% है, 3000 की भी 30% है और 7000 की भी 30%। तो वी डोंट टेक दीज टू टर्म्स, दीज टू वैल्यूज, वी हैव टू टेक द दोज वैल्यू विच हैव हायर प्रोबेबिलिटी, और 5000 की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आई हैव टू टेक देयर 5000 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट यानी 1 प्लस आर कितना है 12%, तो 0.12, और फिर ब्रैकेट के बाद टी है, तो टी यानी फर्स्ट ईयर तो 1 है, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ तो नो इशू। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सेकंड ईयर लेना है। सेकंड ईयर की जो प्रोबेबिलिटी हायर है वो 60% और वो किसकी है, 4000 की नेट कैश फ्लो की। तो आपने यहाँ लिया ए जो है वो 4000 लिया, डिवाइड कर दिया 1 पॉइंट यानी 12% से, और उसकी जो ईयर है टी टाइम पीरियड जो है वो 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया।
ठीक है। देन उसके बाद थर्ड ईयर में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी टर्म की है, वो है 5000 की। तो आपने, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 40% है, बाकी सबकी 30% है, तो हमने देखा कि 5000 लिखा है यहाँ पर क्योंकि इट हैज़ हायर प्रोबेबिलिटी देन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12, और फिर ब्रैकेट में हमने थर्ड ईयर क्योंकि है तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। देन यू कैन इजीली डू द कैलकुलेशन। आपने क्या किया, 5000 को डिवाइड कर दिया पहले 1.12 से, तो आपके पास आ गई है वैल्यू 4464.3। देन उसके बाद आपने क्या किया, 1.12 का जो है वो स्क्वायर लिया सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर 4000 को जो भी नीचे टर्म डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे डिवाइड कर दिया। देन यू विल गेट 3188.8। देन फिर इसी तरह 1.12 का जो है वो आपने क्यूब लिया सबसे पहले, और उसके बाद फिर 5000 को डिनोमिनेटर की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो यू विल गेट 3558.9। अब इन तमाम वैल्यूज को आपने प्लस कर दिया, तो यू विल गेट व्हाट 11211.9। ठीक है, दैट इज द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी वैल्यूज के थ्रू कैलकुलेशन की है, तो ये मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड आई। होपफुली कोई मसला नहीं हुआ होगा। देन इसके बाद जो आपका मेन सोर्स है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अंडर रूट आएगा आपके पास समीशन वेरियंस, ये वेरियंस किया हुआ है आपको, सही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू पी आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वेरियंस स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो तमाम वैल्यूज को नेट कैश फ्लो फर्स्ट ईयर की वैल्यू को प्लस कर देना है, और फिर उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द मीन। आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को जब आप प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे, जो भी आपके पास टर्म आएगी यानी 3 से डिवाइड कर दोगे, यानी इनको प्लस करें 3000 प्लस 5000 प्लस 7000, 15000 और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यू विल गेट मीन व्हाट 5000। हमारे पास ये आ गया मीन 5000। देन उसके बाद सेकेंड की मीन निकालना है, 2000 प्लस 6000 4000 इक्वल टू 6000, 6000 प्लस 6000 इक्वल टू 12000, तो उसको भी हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 4000। 3 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 एंड 3। अगेन इसमें आ जाए 3 प्लस 5 इक्वल टू 8000, 8 प्लस 7 इक्वल टू आपके पास 15000 आ जाएगा। इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 3000 से, तो यू विल गेट मीन 5000। अब उसके बाद आपने क्या कर देना है, आपने ये करना है कि हर एक वैल्यू को, यानी कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो ना 3000, इसको सबसे पहले माइनस कर देना है 5000 से, तो यू विल गेट माइनस 2000। उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, तो इट विल बिकम 4000, और फिर 4000 को मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी 0.3 से। देन उसके बाद आपने क्या करना है, 5000 को माइनस कर देना है आपने अगेन मीन से, 5000 से जो जीरो आ गया, उसके बाद उसका स्क्वायर ले लेना है तो भी जीरो आएगा, और स्क्वायर करने के बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास जीरो ही आएगा। देन आपने क्या करना है, 7000 लेना है, उसको माइनस कर देना है 5000 से, तो आपके पास 2000 आ जाएगा। 2000 का आपने स्क्वायर लेना है तो आपके पास 4000 आ जाएगा। 4000 का आपने मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी 0.3 से, तो यू विल गेट अगेन अनदर स्टैंडर्ड वेरिएंस, और फिर उसके बाद उन तमाम वैल्यूज को आपने प्लस कर देना है, देन यू विल गेट दिस नंबर, 10 10,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 24 लाख रुपीज आपके पास स्टैंडर्ड वेरिएंस आ जाएगा। ये फर्स्ट है। देन ऑन द सेकंड साइड आपने क्या करना है, सेकंड कैलकुलेशन करनी सेकंड ईयर की। अगेन आपने क्या किया, नेट कैश फ्लो सेकंड ईयर के लिए 2000 को माइनस कर देंगे आप 4000 से, तो आपके पास माइनस 2000 आ जाएगा। उसका स्क्वायर ले लेना है आपने, तो आपके पास आ जाएगा 4000, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से। एंड 4000 माइनस 4000 स्क्वायर लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 6000 माइनस 4000 उसको उसका स्क्वायर लेंगे, और देन उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से, और देन उसको टोटलिंग कर देंगे। इसी तरह आपने नेक्स्ट वे में जो है वो क्या करना है, 3000 को माइनस कर देना है 5000 से,
अगेन उसका स्क्वायर ले लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना उसी की प्रोबेबिलिटी से 0.3 से। देन उसके बाद 5000 को माइनस कर देना है 5000 से, स्क्वायर लेना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी 0.4 से। देन 7000 को माइनस कर देना है 5000 से और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई स्क्वायर लेने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे उसी की प्रोबेबिलिटी वैल्यू से। ठीक है, देन प्लस कर देंगे वैल्यूज को। वंस यू गेट द वेरियंस, ठीक है, स्टैंडर्ड वेरियंस, तो आपने जो है ये वैल्यूज जो है हर जगह समीशन लिखा हुआ है तो हर एक को आपस में समीशन करना है। इसी तरह अगर 3 से मोर देन 3 ईयर्स या 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर, तो आप इसी तरह प्लस करते चले जाएंगे। लाइक 24 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कितना है, आर आपके पास 12% है 0.12, और उसके बाद 2 आपके पास इसमें स्क्वायर दिया हुआ है और टी फॉर 1 टाइम की है, ये ईयर 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। प्लस ये आपने दिया 16 लाख, 16 लाख यहाँ लिखा, डिवाइड कर दिया 1.12, और फिर 2 आपके पास चूँकि ब्रैकेट में है बाहर की तरफ तो 2, और चूँकि ये दूसरा ईयर है दिस इज द सेकेंड ईयर, तो यहाँ से 2 को 2 को से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। देन प्लस 24 लाख, 24 लाख यहाँ लिखा, डिवाइड कर दिया 1.12, और फिर चूँकि यहाँ पर 2 ऑलरेडी है और ये थर्ड ईयर है, दिस इज द थर्ड ईयर, तो 3 2 ज़ा व्हाट 6। सबसे पहले आपने क्या करना है 1.12 का स्क्वायर निकालना है, जो भी वैल्यू आएगी 24 लाख को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। सबसे पहले 24 लाख लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। देन उसके बाद 1.124 की वैल्यू निकालनी है, रेज टू द पावर 4 है। उसके बाद 16 लाख को से डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद 1.126 को आपने क्या करना है, उसकी पावर लेनी है और फिर 24 लाख को डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर की वैल्यू से। फिर तीनों की जो वैल्यू आ रही है उनको प्लस कर देना है एंड देन टेक द अंडर रूट 2036.18, सही है, 2036.18 वैल्यू आ रही है। एनालिटिकल डेविएशन टू फाइंड एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, सही है। तो ये हमने निकाल लिया है आपके पास से कि किस तरीके से आप जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यूज जो है वो इजीली वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव आ रही है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक्सपेक्टेड से कम है, आपके पास एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू से कम है, तो आपके पास इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट आपके लिए फीजिबल है। यू हैव टू चूज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमने ये एक्सपेक्टेशन चीज़ें भी निकाली है नेट प्रेजेंट वैल्यू की भी, और हमने निकाल लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन भी। एंड वंस यू कैन सी दैट योर एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन योर स्टैंडर्ड डेविएशन, देन इट मीन्स कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए फीजिबल है, यू हैव टू मूव टूवर्ड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हम उस प्रोजेक्ट की तरफ मूव ज़रूर करेंगे। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास डिफरेंट तरीके की होती है, मनी कॉस्ट होती है आपके पास, रियल कॉस्ट होती है, और आपके पास होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मनी कॉस्ट होती है वो आप इन टर्म ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हो, ठीक है, यानी इन टर्म ऑफ मनी दे रहे होते हो, यानी अगर आपने लेबर है उसको वेजेस देनी है तो दैट इज मनी कॉस्ट, अगर आपका कैपिटल है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करनी है तो दैट इज मनी कॉस्ट। ठीक है, रियल कॉस्ट जो होती है वो आपके पास कोई भी कॉस्ट हो सकती है, लाइक अगर आपने प्रोडक्शन कर दी है और आपको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा जो आप सोच रहे थे कि आफ्टर सेलिंग यू विल गेट सच टाइप ऑफ बेनिफिट, दैट इज योर रियल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को फॉरगोन करना है, यानी आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप दोनों में से कोई एक अवेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई एक अवेल की तो आपने दूसरी को क्या करना है, छोड़ देना है। तो जो आपने छोड़ी है तो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू फॉरगोन दैट। अब आपके पास जो मनी कॉस्ट होती है आपके पास उसमें जो चीज़ें आ जाती हैं, टोटल कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट आपके पास जो होती हैं वो आपके पास डिफरेंट होती हैं, यानी मैं ये कह रही हूँ कि जो भी यानी लेबर को देना है, रेंट देना है लैंड के लिए, कैपिटल का इंटरेस्ट देना है, एंटरप्रेन्योर को कमीशन या उसकी सैलरी देनी है, लेबर्स को सैलरी देनी है, जो भी मतलब बता रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास टोटल कॉस्ट में आ जाती हैं। एवरेज कॉस्ट क्या है कि हर एक यूनिट की प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आएगी, पर यूनिट कॉस्ट इज योर एवरेज कॉस्ट। कि अगर मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ 10,000 आ रही है मेरे पास वैल्यू, लेकिन एक यूनिट प्रोड्यूस करने की मेरे पास फिर कितनी कॉस्ट आ रही है, तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे आप 10 को, तो यू विल सी 1000, यानी हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1000।
मार्जिनल कॉस्ट आपके पास एडिशनल कॉस्ट होती है। आप ये सब कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी इन द थर्ड ईयर। तो आपको ये सब नो हाउ होगी। एडिशनल कॉस्ट होती है कि हर एक एडिशनल यूनिट लाने पे, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा यूनिट लाने में जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो होगी मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट। एंड टोटल कॉस्ट में आपके पास दो तरीके की कॉस्ट हो सकती हैं। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी आती है और फिक्स कॉस्ट भी आती है। बोथ कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट what is a variable cost and what is fixed cost. So no need to describe again and again. इम्प्लिसिट कॉस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जिसमें आप ये कहते हो कि वो बज़ाहिर आपकी मनी तो नहीं जा रही होती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मनी से ज़्यादा बढ़कर होती हैं आपके लिए, और आप उस चीज़ को आपको फॉरगोन यानी छोड़ना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। तो जैसे आपके पास मैंने कहा दो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास 1 लाख रुपीज थे, आप समर में उसको स्पेंड कर देते या आपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए कर दिया। अगर आपने बिजनेस के लिए किया तो इसका मतलब है आपने अपने समर को छोड़ दिया, समर वेकेशन की जो स्पेंडिंग करने वाले थे, कहीं घूमने चले जाते, कुछ हो जाता, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो आपको सेटिस्फाई कर सकती थी, आपने उसको फॉरगो करके दूसरी सेटिस्फेक्शन की तरफ आप मूव करते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का जो लिंक है वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का लिंक है वो आपकी मनी कॉस्ट। क्वेश्चन जो आपके पास आएगा ब्रेक इवन पॉइंट का, वो आएगा सेल्स आपके पास 265.6 आपके पास सेल्स गिवन है एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इक्वल टू 70%। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट जो भी है वो गिवन है इन टर्म ऑफ 1000, यानी 137.2 जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें 1000 भी आएगा, यानी 1,37,000.2 समथिंग। रॉ मटेरियल्स जो है वो आपके पास 137.2 है रुपीज़ के। पावर या फ्यूल वगैरह आप यूज़ जो भी कर रहे हो वो 24.7 है। रॉयल्टी पेमेंट, यानी आपकी प्रोडक्ट की जो रॉयल्टी है वो कोई और परचेज ना करे, उसकी भी आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो, तो वो है 19.2 रुपीज़। इंटरेस्ट जो है वो जो पेमेंट कर रहे हो जो अमाउंट 10.8 रुपीज़। अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस और इसके अलावा भी कोई अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो भी आप पेमेंट कर रहे हो 5 रुपीज़। ये सब इन टर्म ऑफ 1000 आई हैव रिटर्न हियर, ये सब कुछ थाउजेंड्स में गिवन है। देन उसके बाद आपके पास फिक्स या सेमी फिक्स कॉस्ट होती है, यानी सैलरी और वेजेस देना आपका 22,000 मतलब 22 रुपीज़। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2, administration expenses 2.5, fixed selling expenses 6.3, fixed royalty 3, interest on long term debt 12, depreciation 7.5. Now calculation is based on the contribution. First of all you know how to calculate the contribution. ब्रेक इवन पॉइंट्स जो होते हैं आपके पास, इसकी जो कैलकुलेशन होती है, की जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली है फिक्स कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से और डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन से। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो आपको ऑलरेडी गिवन है 70%, ये 70% आपके क्वेश्चन में गिवन है। सेल्स आपको गिवन है 265.6, सही है। कंट्रीब्यूशन आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, सेल्स को माइनस कर देना है वेरिएबल कॉस्ट जो भी आपके पास आ रही है। सेल आपके पास कितनी है 265.6, ये भी 1000 है, इसको माइनस कर देंगे आप, तमाम वेरिएबल्स कॉस्ट को ऐड करके उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे सेल से, तो यू विल गेट 68.7 रुपीज़। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट एंड सेमी फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी गिवन है, वो आपके पास इन सबका टोटल ले लेंगे तो यू विल सी कि आपके पास सेमी फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है, इनका टोटल ले लीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दे 70% से, यानी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी से। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड देन डिवाइड विद कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमने कैसे मालूम किया, सेल्स को माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, तो 55.3 जो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ रही थी उसको मल्टीप्लाई कर दिए 70% से, देन डिवाइड कर दिए 68.7 से, तो 56.3% जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास कम्पिटिटिव एनालिसिस है, जो कि आपको बता रहा है कि ये 50% से एक्सीड है, इट मीन्स दिस इज द प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर यू, तो आप इस बिजनेस की तरफ ज़रूर मूव करेंगे। Now that's all for today, and this chapter has been completed right now. Inshallah, we will discuss the next chapter in the next class.
होपफुली आप लोग अपना सब ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।